हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे होंगे। तो अपन आगे बढ़े, चलिए बात करते हैं। बेटा, लास्ट लेक्चर जब अपना हुआ था तो उस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, वो बात आपके सामने कर लिया था कि एक सामान्य श्वसन तथा बलपूर्वक श्वसन में क्या अंतर होता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गैसीय विनिमय को प्रभावित करती है। मेरी बात क्लियर है। और हमने लास्ट में ये लिख के छोड़ दिया था कि घुलनशीलता जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता 20 से 25 गुना ज्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में। अब हमें ये बात करनी थी कि यार विसरण जो होता है उस विसरण को गैसों के आंशिक दाब का अंतर भी प्रभावित करता है। जितना गैसों के बीच आंशिक दाब का अंतर जितना ज्यादा होगा, गैसों का विसरण भी उतना ही क्या होगा बेटा, ज्यादा। मेरी बात क्लियर है। अब यही बात करनी थी कि सर ये आंशिक दाब है, ये आंशिक दाब क्या होता है। चलिए यही बात करते हैं हम आपके सामने आंशिक दाब के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पार्शियल प्रेशर। आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। चले बच्चे, हमको पता है हमारा जो ये वातावरण है, इस वातावरण में अनेक प्रकार की गैसें हैं और ये उन गैसों का मिश्रण है। उन सारी की सारी गैसों के मिश्रण के द्वारा जो वातावरण का दाब है वो अपन लिखते हैं 1 atm, जिसको मैं बोलूं 760 mmHg। सारी गैसें जितनी भी है उन सारी गैसों की वजह से जो टोटल दाब लगा वो था 760 mmHg। अब कोई हमसे पूछे कि वातावरण का टोटल दाब जो होता है वो दाब होता है 760 mmHg। इस 760 mmHg में ऑक्सीजन जो गैस थी उसकी वजह से कितना दाब बना, कितनी हिस्सेदारी है इस 760 mmHg दाब में ऑक्सीजन की। तो जो ऑक्सीजन की हिस्सेदारी होगी, भागीदारी होगी, उसको मैं कह दूंगा ऑक्सीजन का आंशिक दाब। हां कि ना? तो अपने पास जो इसकी परिभाषा बन के आएगी तो वो तो कुछ ऐसी बन के आई कि एक गैसों का मिश्रण है, उस गैसों के मिश्रण में एक गैस की दाब में भागीदारी जो होगी उसको क्या बोल देंगे, आंशिक दाब। चलिए लिखते हैं। गैसों के मिश्रण में एक विशिष्ट गैस की दाब में भागीदारी आंशिक दाब कहलाता है। आंशिक दाब कहलाता है। सवाल उठा, सर आपने बताया कि वातावरण का जो दाब है वो सारी गैसों की वजह से लगा, वो है 1 atm। हाँ, हमने बात किया कि मेरे पास वातावरण का दाब जो है वो अपने पास है 1 एटमॉस्फेयर, 1 atm। इस 1 atm को ही मैं बोल सकता हूं 760 mmHg। मरकरी के लेवल से मेजर करूं तो हाँ कि ना? अब वातावरण का दाब इतना है और हमें किसी एक गैस का आंशिक दाब निकालना हो तो उस आंशिक दाब को कैसे निकालेंगे बच्चे? आंशिक दाब निकालने का फॉर्मूला है किसी भी गैस का आंशिक दाब जब निकालना होगा तो आंशिक दाब निकालने का फॉर्मूला है गैस की प्रतिशत मात्रा, कि उस जगह पे वो गैस कितने प्रतिशत है बटा 100 गुना वातावरण का दाब।
भी किसी भी गैस का आंशिक दाब वातावरण में कितना है वो निकालना हो, तो किसी भी सिस्टम में जो गैसें हैं उनके मिक्सचर की वजह से जो कुल दाब लगा, जैसे वातावरण का दाब है वातावरण में, वो कुल दाब को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, देखिएगा। अगर हमें आंशिक दाब निकालना है, वो आंशिक दाब निकालना है ऑक्सीजन का, मैंने कह दिया O2 का आंशिक दाब निकालना है। हमें O2 का आंशिक दाब निकालना है, तो उस ऑक्सीजन के आंशिक दाब को बेटा हम बोलते हैं PO2। O2 के आंशिक दाब को क्या बोलते हैं? PO2। तो जब भी ऑक्सीजन का आंशिक दाब निकालेंगे तो पहले हमें ऑक्सीजन की मात्रा पता होनी चाहिए। हमको पता है कि वातावरण में जो O2 है वो O2 है लगभग 21%। मात्रा कितनी है O2 की? 21%। हाँ कि ना? अब O2 का आंशिक दाब निकाल दो। अगर हम O2 के आंशिक दाब के बारे में बात करें PO2, तो सबसे पहले फॉर्मूले में रखना है गैस का की प्रतिशत मात्रा कितनी प्रतिशत? 21%। बटा में 100 गुना में वातावरण का दाब, तो वातावरण का दाब है 1 एटमॉस्फेयर। मरकरी के लेवल पे बात करके चले तो 760 mmHg, 760 mmHg। अगर जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब वातावरण में आएगा, वो आएगा लगभग 159 mmHg। ये ऑक्सीजन का आंशिक दाब है। ये अपने पास ऑक्सीजन का आंशिक दाब है जो कि वातावरण में है। सिर्फ इसी तरह अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब निकालना पड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। हमें यहां मेजर करना है CO2 का आंशिक दाब। जिसको अपन बोलते हैं PCO2। बेटा अगर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब निकालना है तो सबसे पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत पता होनी चाहिए। बच्चे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। हाँ कि ना? तो अब कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब क्या होगा? हम बात करें यहां पे PCO2 की वैल्यू कितनी होगी? 0.04। ये प्रतिशत मात्रा होगी बटा 100 गुना 760 जो कि वातावरणीय दाब है। ये लीजिए। इस आधार पे जब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कर ही लेंगे क्योंकि हम सब 5वीं पास है, इतना तो मैथमेटिक्स आता ही है। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.3 mmHg। ये मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब है। अब हमें पता है हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन। चलिए बात करते हैं N2 का आंशिक दाब। दैट इज PN2। कैसे मेजर करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कि वातावरण में नाइट्रोजन जो है वो कितने प्रतिशत है। हमें पता है वातावरण में नाइट्रोजन लगभग 78% है कि नहीं है? चले अब नाइट्रोजन का आंशिक दाब निकाले। देखिएगा हम यहां बात कर रहे हैं PN2 की वैल्यू कितनी हुई? प्रतिशत मात्रा कितनी मात्रा है? 78 बटा में 100। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वातावरण के दाब से, दैट इज 760 mmHg। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी लगभग 593 mmHg। ये अपने पास वातावरण में नाइट्रोजन का आंशिक दाब है। अब बच्चे हमें यह पता है कि गैसें जो होती है वो गैस से अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ गति करती है, और उनके आंशिक दाब में अंतर जितना ज्यादा होगा गैसीय विनिमय उतना ही ज्यादा होगा। मेरी बात क्लियर है? चले तो अब हम ये बात करते हैं कि शरीर के विभिन्न भागों में वातावरण का तो आंशिक दाब हमें पता होगा कि फेफड़े की कुपिकाओं में गैसों का आंशिक दाब कितना होता है। चले ऑक्सीजनित रक्त जो होता है उसमें गैसों का आंशिक दाब कितना होता है। विऑक्सीजनित रक्त जो होता है उसमें गैसों का आंशिक दाब कितना होता है, और ऊतक की कोशिकाओं में गैसों का आंशिक दाब कितना होता है।
उसके आधार पर हम गैसों के आदान प्रदान के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए अपन आगे। तो चलिए मैं आपके सामने एनसीईआरटी का ही डायग्राम बिल्कुल ऐसे का ऐसा बना के लेके आ रहा हूं और उसके आधार पे मैं आपसे बात करूंगा कि शरीर में विभिन्न जगहों पर गैसों का आंशिक दाब जो होता है वो आंशिक दाब कितना होता है तथा उस आंशिक दाब के अंतर की वजह से विसरण के द्वारा गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। प्लीज देखिएगा अपने सामने यहां पे ये बिल्कुल हमने एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम लिया है, बिल्कुल एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम लिया है। चले भैया, हमने बात किया है केवल और केवल एनसीईआरटी वाले डायग्राम में। चले सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पे, हमको पता है बेटा अंतः श्वसित वायु मतलब हम बात कर रहे हैं वो अंतः श्वसन के बारे में बात कर रहे हैं कि वो वायु जो बाहरी वातावरण से फेफड़े के अंदर जाएगी, और ये है निश्वसित वायु वो वायु जो निश्वसन के समय फेफड़े से बाहर आएगी। तो सबसे पहले बात यही करते हैं कि जिस वायु का अंतः श्वसन किया उस अंतः श्वसन करने वाली वायु में मेनली दो प्रकार की गैसों के बारे में बात करेंगे, या तो ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी किसी भी गैस के बारे में हम बात नहीं करेंगे। चले, तो जो वायु फेफड़े के अंदर जा रही है उस अंदर जाने वाली वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना था, कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उसका आंशिक दाब कितना था। चले भैया, मैंने अभी कैलकुलेट किया है। मैंने बोला कि इधर से जो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, जो O2 अंदर जाएगी, उस O2 का आंशिक दाब जिसको मैं कह दूं PO2, उस PO2 की वैल्यू है बेटा वो है मेरे पास 159 mmHg, 159 mmHg। हाँ कि ना। चले, अब वातावरण में मैंने बताया ऑक्सीजन जो होती है वो होती है लगभग 21%। चलो भैया मैं आगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी उस कार्बन डाइऑक्साइड का हम यहां बात करके चले PCO2, तो उस PCO2 की वैल्यू होती है बेटा 0.3 mmHg, उसकी वैल्यू होती है 0.3 mmHg। मतलब जब एक आदमी अंतः श्वसन करेगा तो ये वाली जो वायु थी ये वाली वायु उसके फेफड़े के अंदर प्रवेश करेगी, जिसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब 159 mmHg तथा कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 mmHg है। और मैं पहले बता चुका हूं हमारे वातावरण में ऑक्सीजन लगभग 21% है, लगभग पूरे 21 भी नहीं है, 21 से थोड़ा कम है, लगभग 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.04% है। चले, हुआ कैसे देखिए, हमने बोला यहां पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब है वो 159 है, लेकिन जब हम यहां पे फेफड़े के बारे में बात करते हैं यहां पे देखिएगा तो यहां पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो है वो ऑक्सीजन का आंशिक दाब है 104 mmHg। तो हमने क्या बोला कि गैसें जो होती है वो आंशिक दाब में अंतर की वजह से गति करती है, किधर से, ज्यादा आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ। मतलब ये हुआ कि यहां से ऑक्सीजन जो थी वो ऑक्सीजन अपने पास चली गई, वो चली गई कुपिकाओं के अंदर, हाँ कि ना। लेकिन जब यही चीज हम अप्लाई करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे तो हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब जो है वो यहां पे बेटा 40 mmHg, कितना है 40 mmHg, और बाहर वातावरण में 0.03 mmHg। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकल के जाएगी। ऑक्सीजन तो आएगी अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी बाहर। चलो भैया मैं आगे नेक्स्ट। अब यहां पे पहुंच गई, हमको पता है कि ये मेरे पास फुफ्फुसीय धमनी है, और हमें पता है कि ये जो फुफ्फुसीय धमनी है इस फुफ्फुसीय धमनी में विऑक्सीजनित रक्त होता है, विऑक्सीजनित रक्त होता है, ये रहा विऑक्सीजनित रक्त। और इस विऑक्सीजनित रक्त में PO2 की वैल्यू कितनी है 40 mmHg। मतलब इसमें PO2 जो था वो मेरे पास है 40 mmHg, जबकि यहां पे PCO2 की वैल्यू है, PCO2 की वैल्यू है वो बेटा अपने पास है 45 mmHg, वो अपने पास है 45 mmHg।
ये फुफ्फुसी ध्वनि इस वी ऑक्सीजनित रक्त को लेके गई बेटा फेफड़े की कुपिकाओं के पास। जब ये वी ऑक्सीजनित रक्त फेफड़े की कुपिकाओं के पास पहुंचा तो इस वी ऑक्सीजनित में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 40 mmHg, फेफड़े के अंदर कुपिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 104 mmHg। तो हुआ क्या, फेफड़े की कुपिका से ऑक्सीजन क्या आई अंदर, ये लीजिए हमने कहा कि ऑक्सीजन रक्त के अंदर आ गई। चले, लेकिन जब हमने बात किया कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो यहां पे वी ऑक्सीजनित रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना है 45, और यहां पे फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब है 40। तो मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड और गैस गति करती है ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ। ज्यादा दाब कहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड का वी ऑक्सीजनित रक्त में, कम दाब कहां पे, फेफड़े की कुपिका में। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से चली गई कुपिका के अंदर। मेरी बात क्लियर है। जब मैंने कहा रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई और ऑक्सीजन रक्त के अंदर आ गई तो रक्त कैसा हो गया, अब ऑक्सीजनित रक्त। कैसा रक्त हो गया बेटा, ऑक्सीजनित रक्त। तो मैं कह दूं कि ये जो मेरे पास फुफ्फुसीय सिरा है, इस फुफ्फुसीय सिरा है, ये फुफ्फुसी सिरा, इस फुफ्फुसी सिरा में कैसा रक्त रहता है, इस फुफ्फुसी सिरा में रहता है बेटा अपने पास ऑक्सीजनित रक्त। इसको बोल रहता है ऑक्सीजनित रक्त। और ऑक्सीजनित रक्त में ऑक्सीजन का जो PO2 है, उस PO2 की वैल्यू होती है बेटा 95 mmHg। कितनी वैल्यू होती है, 95 mmHg। तथा यहां पे PCO2 की वैल्यू होती है, वो होती है बेटा 40 mmHg, जैसा कि हमने यहां पे लिख रखा है कि ऑक्सीजनित रक्त जो है उसमें PO2 की वैल्यू 95 mmHg और PCO2 की वैल्यू 40 mmHg होती है। ये जो फुफ्फुसी सिरा होती है, इस फुफ्फुसी सिरा को ही अपन इंग्लिश में बोलते बेटा पल्मोनरी वेन। वेन शॉर्ट में मैं कह दूं इसको PV। चले भैया, मेरी बात क्लियर है। चले नेक्स्ट, यहां पे मेरे पास ये जो अपने पास है इसको अपन ने बोला सिस्टेमिक ध्वनि। हमको पता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है ये फुफ्फुसी सिरा लेके आती है ओरिकल में, फिर ओरिकल से जाता है लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में। ये लेफ्ट ओरिकल में आया और लेफ्ट ओरिकल से जाएगा लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वाला वेंट्रिकल इसको पंप कर देगा सिस्टेमिक ध्वनि में, जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं सिस्टेमिक आर्टरी। इसको शॉर्ट में मैं लिख दूं SA, जिसको अपन महाधमनी या एओर्टा भी कहते हैं। इस महाधमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त है, जिसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बोलो 40 mmHg है कि नहीं है। जब मैंने कहा इसका 95 है और इसका 40 है और हमारे ये ऊतक है, ऊतक में लगातार ऊतक की कोशिकाओं में लगातार उपापचय क्रियाएं हो रही है, जिसके फलस्वरूप खूब सारी मात्रा में वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो रहा है। जब ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो रहा है तो इस ऊतक में PCO2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 45 mmHg। कितनी होती है, 45 mmHg। और ऑक्सीजन लगातार खर्च हो रही है तो यहां पे PO2 की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 40 mmHg। किसके अंदर, ऊतक के अंदर। अगर इस वैल्यू को हम देखें तो ये वैल्यू तो वैसी ही है जैसी अपने पास यहां पे अपने लिखी है, यहां पे अपने लिखी है, जो कि वी ऑक्सीजनित रक्त के अंदर है, जो कि वी ऑक्सीजनित रक्त के अंदर है। हां कि ना, बिल्कुल वैसी हालत होगी जो कि अपने पास वी ऑक्सीजनित रक्त के अंदर है। अब देखिएगा ऐसे आदान प्रदान कैसे होगा। बेटा हमने यहां पे आपसे बोला कि ये जो महाध्वनि सिस्टमिक ध्वनि रक्त लेके आ रही है उसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब 95, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब 40। गैस से हमेशा कहां जाती है, ज्यादा आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ। मतलब ऑक्सीजन जो थी वो O2 यहां से ऊतक के अंदर आएगी। चलो मैं आगे नेक्स्ट।
अगर कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का इस सिस्टमिक ध्वनि में जो दाब है वो कितना है 40 mmHg और ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड का दाब है वो कितना है 45 mmHg। गैस कहां जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ, मतलब ये जाएगी मेरे पास ऊतक से रक्त के अंदर। हाँ कि ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्लड ने ले ली और ऑक्सीजन मुक्त कर दी तो अब रक्त कैसा बन गया, वो रक्त बन गया विऑक्सीजनित रक्त और इस विऑक्सीजनित रक्त को लेके जाने का काम करती है अपने पास लेफ्ट राइट वाले ऑरिकल में, वो लेके जाने का काम करती है सिस्टेमिक सिरा, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं बेटा सिस्टेमिक वेन, शॉर्ट में मैं कह दूं SV। और ये अपने पास पहुंची सिस्टेमिक सिरा की हेल्प से, मैंने बोला अपने पास सिस्टेमिक सिरा की हेल्प से पहुंची राइट वाले ओरिकल में, राइट वाले ओरिकल से आई राइट वाले वेंट्रिकल में और राइट वाले वेंट्रिकल ने इसको पंप कर दिया फेफड़ों के पास, किसकी सहायता से, फुफ्फुसीय ध्वनि की सहायता से, जिसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, दैट इज PA। ये पल्मोनरी आर्टरी शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें विऑक्सीजनित रक्त बहता है और फुफ्फुसीय सिरा एकमात्र ऐसी सिरा है जिसमें ऑक्सीजनित रक्त बहता है। मेरी बात क्लियर है? मेरी बात क्लियर है? चलो मैं आगे। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन का आंशिक दाब था वो 159 था, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 mmHg था, फेफड़े की कूपिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो था वो 104 mmHg था, कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उस कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब 40 mmHg था। हमको पता है कि वातावरण में ऑक्सीजन 21% थी और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% थी, लेकिन अगर पूछ ले कोई फेफड़े में ये ऑक्सीजन जो होती है, अगर यहां फेफड़े में बात करके चले तो फेफड़े में कुपिकाओं में ऑक्सीजन जो होती है बेटा वो अपने पास है 13.5%। इस 13.5% ऑक्सीजन की वजह से फेफड़े की कुपिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है वो होता है 104 mmHg। मेरी बात क्लियर है? अब यहां पे अपने से कोई पूछे कि ये जो PCO2 है, ये PCO2 अपने पास 40 mmHg है, इस जगह पे फेफड़े की कुपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है? अगर बेटा यहां पे हमसे कोई पूछे CO2 का प्रतिशत, तो CO2 जो होती है वो अपने पास होती है 5.3%। CO2 कितनी है यहां पे? 5.3%। 5.3%। ध्यान रखना, फेफड़े की कुपिका में ऑक्सीजन 13.5% जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 5.3% थी। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% थी और ऑक्सीजन जो थी वो लगभग 21% थी। चलो मैं आगे। अब वायु की बारी आ गई बाहर जाने की। अब बाहर जाने की बारी आ गई कि यहां पे बाहर कैसे जाएगी। देखिएगा, हमने बोला कि जब हम एक्सपायरेशन करेंगे, बाहर वायु छोड़ेंगे, तो जब कोई पर्सन बाहर वायु छोड़ता है तो हमने उस वायु को इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके चेक करके देखा कि उसमें ऑक्सीजन जो थी उसकी तो कितनी मात्रा थी और कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी थी। मैंने जब आपसे श्वसन की परिभाषा बताई थी तो मैंने कहा था कि अंतः श्वसन के टाइम पे हम ऑक्सीजन की अधिकता वाली वायु को ग्रहण करते हैं और निःश्वसन के टाइम से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वाली वायु को छोड़ते हैं। तो यहां पे क्या कर रहे हैं? निःश्वसन, मतलब जो वायु छोड़ेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी? अधिकता। बेटा ये जो वायु हम छोड़ रहे हैं, निःश्वसित जो वायु है, इस निःश्वसित वायु में CO2 जो होती है वो CO2 होती है लगभग 4%। लगभग 4%। एग्जैक्टली में ये होती है, ये लगभग 3.7% के आसपास होती है, जिसको अपन राउंडिंग ऑफ में कैलकुलेशन के लिए कर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लगभग कितने प्रतिशत होती है? 4%। और ये जो निःश्वसित वायु है, अगर इसमें कोई पूछे कि O2 कितने प्रतिशत है,
ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? बेटा ऑक्सीजन है लगभग 15.7 से लेके 15.8%। इसको भी अपन लिख देते हैं कि लगभग ये मेरे पास है 16%। ये मेरे पास है लगभग 16%। 15.7 से 8 है, लगभग 16%। जब मैंने कहा कि ऑक्सीजन लगभग 16% है, तो इस 16% ऑक्सीजन की वजह से PO2 की वैल्यू जो होती है वो लगभग होती है 121 mmHg। कितनी वैल्यू होती है? लगभग 121 mmHg। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो 4% है, इसकी वजह से PCO2 की वैल्यू जो होती है बेटा, वो PCO2 की वैल्यू होती है लगभग 27 mmHg। लगभग 27 mmHg। अब यहां पे बहुत बेहतरीन सवाल आपसे पूछा जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्या सवाल पूछा जाएगा? देखो, आपसे बहुत बेहतरीन सवाल यह पूछा जाएगा। सबसे पहले वो स्टेटमेंट देगा कि क्या निःश्वसित वायु में ऑक्सीजन की सांद्रता कूपिकाओं में स्थित वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की सांद्रता से अधिक होती है। देखते हैं। हमने बोला कूपिका के अंदर स्थित जो वायु है उसमें ऑक्सीजन कितने प्रतिशत था बेटा? 13.5% था। जबकि यहां पे ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 16%। जब ऑक्सीजन के प्रतिशत ज्यादा तो पक्का ऑक्सीजन की सांद्रता भी क्या हो गई? ज्यादा। तो ध्यान रखना, निःश्वसित वायु में ऑक्सीजन की सांद्रता, या मैं कहूं ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो होता है, वो कूपिकाओं की वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की सांद्रता या आंशिक दाब से क्या होता है? ज्यादा। मेरी बात क्लियर है? चलो मैं आगे दूसरी बात पूछेगा। बताओ कूपिका के अंदर स्थित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता निःश्वसित वायु की तुलना में अधिक होती है। हाँ, यह बात भी 100% सही है। कैसे सही है? हमें पता है कूपिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी? 5.3%। बाहर छोड़ी उस वायु में कितनी थी? 4%। तो कहने का मतलब वह कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कूपिका के अंदर क्या थी? ज्यादा। चलो आगे। अब देखिएगा, जो कूपिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आंशिक दाब कितना है? 40। बाहर का आंशिक दाब कितना है? 27। तो मैं कह दूं कि कूपिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता तथा आंशिक दाब निःश्वसित वायु की तुलना में क्या होता है? ज्यादा। लेकिन अगर पूछे कि कूपिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता तथा आंशिक दाब, ऑक्सीजन की सांद्रता तथा आंशिक दाब अंतःश्वसित वायु की तुलना में अधिक होता है, तो बात क्या होगी? एकदम गलत। क्योंकि अंतःश्वसित वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब है 159 mmHg तथा ऑक्सीजन वातावरण में होती है लगभग 21%। जबकि यहां पे ऑक्सीजन कितनी? 13.5%। और ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना बेटा? 104। मेरी बात क्लियर है? अगला सवाल सुनिएगा। अगर कहे कि कूपिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब अंतःश्वसित वायु की तुलना में अधिक होता है, तो बताओ ये बात सही होगी कि गलत? अरे बोलो, मुंह में दही जमा क्या? बोलो। तो ये बात क्या हुई? ये एकदम सही हुई। कैसे हुई? देखिए, हमने बोला कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब है 0.3 mmHg तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है? 0.04%। लेकिन जब हम बात करते हैं कूपिकाओं में, तो कूपिकाओं में देखिएगा, कूपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितने प्रतिशत है? यहाँ पे 5.3%, उसकी तुलना में ज्यादा। दूसरी बात, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब 0.3 mmHg था, यहाँ पे कितना है? 40 mmHg। तो मैं कह दूं कि कूपिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता तथा आंशिक दाब अंतःश्वसित वायु की तुलना में अधिक होता है। मेरी बात एकदम क्लियर है? चलूं मैं आगे। यहां तक की बात में कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं? आई होप क्लियर होगा। अब एक छोटा सा अपन रिलेशन कर लेते हैं। बोर्ड पे देखिएगा बेटा, अपने दिमाग में एक सवाल आता है
सवाल आता है, अपने से पूछ लिया जाता है कि यार अब हमें कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ O2 के बारे में बताइए कि कौन सी ऐसी जगह है जहां ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होती है, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा होती है, एंड कौन सी ऐसी जगह है जहां पे ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है। चले भाई बात करें, देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन यहां से। सबसे पहले हमसे कोई पूछे पल्मोनरी वेन के बारे में, फुफ्फुसीय सिरा के बारे में। हमको पता है फुफ्फुसीय सिरा में ऑक्सीजनित रक्त बहता है और अपने पास इस सिस्टेमिक जो धमनी है इसमें भी ऑक्सीजनित रक्त बहता है। लेकिन हमें दोनों में से एक बताना हो कि इन दोनों में से ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा कहां होगी, तो ध्यान रखना कि ऑक्सीजन ब्लड में आ कहां से रही है, फेफड़े से, फेफड़े की कुपिकाओं से। तो जो संरचना फेफड़े की कुपिकाओं के जितना नजदीक होगी उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता उतनी क्या होगी, ज्यादा। तो जब भी कंपैरिजन करवा के पूछे तो आप बताना कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा सांद्रता किसमें हुई, फुफ्फुसीय सिरा में। सबसे ज्यादा हुई फुफ्फुसीय सिरा में। सबसे ज्यादा सांद्रता हुई बेटा फुफ्फुसीय सिरा में। चले, अब ये फुफ्फुसीय सिरा में सांद्रता सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद हुई सिस्टेमिक धमनी में। ये लीजिए, उसके बाद तीसरी चीज पूछेगा, सिस्टेमिक सिरा या फुफ्फुसीय धमनी। ये मेरे पास हुई फुफ्फुसीय धमनी में या सिस्टेमिक सिरा। या सिस्टेमिक सिरा। अब बेटा ये जो रिलेशन अपन ने बात किया ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ के पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पूछे तो सबसे पहले फुफ्फुसीय सिरा, फिर सिस्टेमिक धमनी, देन यहां पे जाना है। हाँ कि ना? जो फेफड़े के जितना ज्यादा नजदीक, जितनी जल्दी रिसीव करेगा फेफड़े से रक्त को, ऑक्सीजनेटेड रक्त को, उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। मेरी बात क्लियर है? चले, अब हमें आगे पढ़ना है, वो आगे ये पढ़ना है कि गैसों का विनिमय जो होता है, वो गैसों का विनिमय जो है वो हो चुका है। अब बात थी कि गैस ब्लड में तो पहुंच गई, ब्लड में जाके ये गैसें जो थी, इन गैसों का परिवहन कैसे होता है। रक्त में जाने के बाद ये जो गैसें हैं, इन गैसों का परिवहन कैसे होता है। मेरी बात क्लियर है? हीमोग्लोबिन जो होता है, उस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कैसे जुड़ती है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का जुड़ना किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इन सारे सवालों के जवाब अपन देंगे, वो आने वाली क्लासेस में देंगे। तो इन बेहतरीन सवालों के जवाब जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।